हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेंस के फिफ्थ पार्ट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे फ्यूचर टेंस और इसके दो टाइप्स, जो कि है सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट भी कहते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इन दो के बारे में हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम फ्यूचर टेंस में बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट में किया था। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, कैसे सेंटेंस का निर्माण करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या क्या है, किन किन सिचुएशंस पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी के एंड वर्ड्स क्या है। एंड वर्ड्स मतलब कि जब जब हम किसी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने जाएं तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये वाक्य किस वाले टेंस से बिलोंग करता है, इसे पहचानना सीखेंगे। और अंत में जानेंगे कि इससे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं। और हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था, इस बार भी और आने वाले में भी सारे वीडियोस में मैं एंड में दो न्यू वर्ड्स को बताऊंगा। न्यू वर्ड से क्या होगा? न्यू वर्ड से आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, वर्ड पावर मजबूत होगा। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद शैल या विल में से किसी एक को यूज करते हैं, जो कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा पार्ट? वो भी वर्ब वन। और उसके बाद अदर वर्ड्स, मतलब कि अन्य शब्द जो बच गए। तो सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब वन, अदर वर्ड, ये जो लिखने का तरीका है, ये जो फॉर्म है, इसे मैंने अपने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, मेन वर्ब क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं देखा था, आप उसे देख सकते हैं, वरना मैं इसे यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो रिवीजन इसका कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बेसिकली जो एक दिख रहा है वो एक नहीं है, वो टोटल 6 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पर्सन क्या है? पर्सन मतलब, कहने का मतलब, जो व्यक्ति है। तो हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो बात हम तीन तरह के लोगों की कर सकते हैं, अपनी, आपकी, या किसी थर्ड पर्सन की, किसी अदर पर्सन की। तो अपनी बात करें तो मैं कहलाऊंगा फर्स्ट पर्सन। आपकी, जो आप सुन रहे हैं तो सुनने वाले लोग हो जाते हैं सेकंड पर्सन। और अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की, तीसरे व्यक्ति की, तब वो हो जाता है थर्ड पर्सन। उसे ही कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे कि आई, वी। अब ये आई वी क्या है? एक सिंगुलर है और प्लूरल है। अगर बोलने वाला एक व्यक्ति है तो वो बोलेगा आई एम स्पीकिंग। अगर बोलने वाले बहुत लोग हैं तो बोलेंगे वी आर स्पीकिंग। तो वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में प्लूरल, और ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं टोटल 6 टाइप्स होते हैं। सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम यू लगाते हैं। अगर एक व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है तो वो भी यू होगा, यूज होगा उसके लिए। अगर बहुत लोग सुन रहे हैं तो उसके लिए भी हम यू ही यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में अगर हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं तब उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, या किसी का नाम। और अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, वो एक नहीं है, वो एक से अधिक है, तो ग्रुप में है, तो उसे हम कह सकते हैं, वहां पर हम दे लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। तो अब हमने समझा ये जो वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, वो 6 टाइप्स के हो सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, दैट इज V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो यहाँ पर जो हमें जिससे काम है वो है V1। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिखा है गो के मैंने 5 फॉर्म्स लिख दिए हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। लेकिन हमें यहाँ पर जिस पार्ट से काम है वो है V1। देखिए V1 है गो, तो यहाँ पर लग जाएगा गो। इसी तरह हर वर्ब का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमेशा अप्लाई होता है। अब चलिए देखते हैं कि शैल और विल को सब्जेक्ट में कब लगाएं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट मैंने कहा कि 6 टाइप्स के हैं और शैल और विल 2 है, तो कौन सा कब लगेगा ये जानना जरूरी है। तो शैल और विल के बीच का जो डिफरेंस है, ये एक वास्ट टॉपिक है, एक थोड़ा बड़ा लंबा टॉपिक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कब शैल लगाते हैं और कब विल लगाते हैं। तो एक जनरल आइडिया के तौर पे आप जान ले, तो मॉडर्न इंग्लिश में आज के जो बोलचाल की जो भाषा है आजकल जो चल रही है, उसमें शैल के यूज को बहुत हद तक कम कर दिया गया है और ज्यादा ध्यान
विल के यूज पर दिया जाता है, मतलब मोस्टली केसेस में विल को ही लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है। बेसिकली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो दो टाइप की इंग्लिश की बात करते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ा हटके है। तो हमारे देश में क्या होता है, हम दोनों से प्रभावित होते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावित हम ब्रिटिश इंग्लिश से हैं। तो ये जो शैल नहीं चलाने का जो ट्रेंड है ये अमेरिकन इंग्लिश में है, और क्योंकि हमें ब्रिटिश इंग्लिश से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो इसीलिए हमें शैल और विल के दोनों के यूज को जानना चाहिए। तो अगर ग्रामर की बात करें तो शैल को फर्स्ट पर्सन के साथ लगाने का रूल है जनरल केसेस में, और विल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ लगाने का रूल है नॉर्मल केसेस में। लेकिन कुछ अलग अलग कंडीशंस लग जाते हैं, जैसे कि अगर कोई कमांड दे रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो, कोई थ्रेट या धमकी दे रहा हो, कोई अपने डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प को बता रहा हो, कोई डिजायर मतलब अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा हो, ये सब कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर क्या होता है, ये केस उल्टा पड़ जाता है। शैल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन को लगा देते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ विल को लगा देते हैं। सिर्फ इन सब केसेस के अलावा सभी केसेस में ये होता है, शैल के साथ फर्स्ट पर्सन और विल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन। तो अब इसे रटी रटाए रूल को जानने से बेहतर यह है कि आप सेंटेंस के मीनिंग को समझें। ध्यान से जरा देखिए, अगर इस सेंटेंस में मैं कहूं आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊंगा। आई विल गो टू आगरा टुमारो, इसका भी हिंदी वही है, मैं कल आगरा जाऊंगा। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि दोनों का कहने का तरीका और मतलब अलग हो जाता है। अगर सपोज मैं कहूं आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मतलब कोई हो सकता है कुछ काम पड़ा हो या हो सकता है उसे जाना है, मतलब जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, ऐसा उसका इंटेंशन है, या फिर वो कह रहा है बस कि जाऊंगा। और आई विल गो टू आगरा टुमारो, सपोज को किसी को बहुत दिन से जानने का इच्छा हो, उसके डिजायर हो, तो डिजायर हो मैंने क्या कहा, जब डिजायर हो या ऐसे कंडीशन होता है डिजायर, प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, इन सब केसेस में ये केस उल्टा हो जाता है, मतलब आई के साथ विल भी लग सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो रूल को समझने के पहले सेंटेंस के मीनिंग को समझना चाहिए, ये मेरा कहने का मेन उद्देश्य है। तो इस डिफरेंस को हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी हम फिलहाल टेंस पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में आगे देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, कल हम बाजार जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विल राइज अगेन नेक्स्ट ईयर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम अगले वर्ष बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्यूचर की बातें तो हो रही हैं, और जैसा कि रूल में कहा गया है शैल और विल के साथ V1 को भी यूज़ किया जा रहा है, गो, राइज। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, टू से व्हाट वी थिंक विल हैपन, उसे कहना जो कि भविष्य में होने वाला है, या फिर कोई प्रेडिक्शन करना, कोई अनुमान लगाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई कह रहा है कि वो कल बाज़ार जाएगा, कि हम लोग कल बाज़ार जाएंगे, जो होने वाला बात है, या फिर प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि प्राइस जो है वो बढ़ेंगे, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर में। आगे देखते हैं, आई विल गिव यू अ नाइस गिफ्ट इफ़ यू पास, अगर तुम पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी गिफ्ट दूंगा। आई शैल बाई द सेम ड्रेस फॉर यू, मैं तुम्हें बिल्कुल इसी प्रकार का एक ड्रेस खरीद दूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रॉमिस किया जा रहा है, या कह सकते हैं एक ऑफ़र किया जा रहा है। तो फ्यूचर में आने वाले वक्त में प्रॉमिस को या ऑफ़र को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे है। वी विल हैव अ ग्रैंड पार्टी, और हम बहुत अच्छी पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर एक इंस्टेंट डिसीजन लिया गया, मतलब तुरंत डिसीजन लिया गया कि किसी ने अपने फ्रेंड्स के सामने कहा कि आज बर्थडे है और आज हम एंजॉय करेंगे। तो ये एक तुरंत में लिया गया डिसीजन है। तो तुरंत में लिए गए डिसीजन के लिए को हम इंस्टेंट डिसीजन कहते हैं, और इसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं शैल विल के साथ, यहाँ पर भी शैल विल के साथ V1, शैल विल के साथ V1 को लगाया गया, जैसा कि रूल में कहा गया। तो स्टूडेंट्स, टेंस के बारे में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता चुका हूँ कि एक टेंस की मदद से हम अलग अलग टाइम को बता सकते हैं। जैसा कि जब मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था
प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि आप प्रेजेंट टेंस की मदद से फ्यूचर के भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ्यूचर को सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ करते हैं, जैसा कि इन सेंटेंस में हम देख सकते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 5 PM। तो आप खुद बताएं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पर V5 है, स्टार्ट्स है, तो सब्जेक्ट के बाद V5 लगाया जा रहा है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। एक तरह से आपका यहाँ पर रिवीजन हो जा रहा है। वी गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वी के साथ फर्स्ट V1 लगाया गया, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम लिविंग टुमारो फॉर मुंबई, आई एम के साथ V4 लगाया गया, V4 लगाया गया, मतलब ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी फ्यूचर की बातें कह रहे हैं। मैच स्टार्ट्स एट 5 PM, मैच शाम 5 बजे शुरू होगा, तो ये हुआ नहीं है अभी, ये होने वाला है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात को कर रहे हैं। वी गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जाएंगे। आई एम लिविंग टुमारो फॉर मुंबई के लिए वो कल रवाना होगा। तो ये सब चीज़ें हुई नहीं है, होने वाली हैं, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन हमने यूज़ क्या किया है, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जिसकी मदद से हम फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि हैज़ हैव के साथ टू को लगाकर, इज़ एम आर के साथ टू को लगाकर, इज़ एम आर के साथ अबाउट टू लगाकर और इज़ एम आर के साथ गोइंग टू लगाकर। कैसे बनता है देखिए, नितिन हैज़ टू पे द फीस। अब ये फीस उसने दिया नहीं है, उसे देना है, मतलब ये हुआ नहीं है, ये होने वाला काम है, फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर की बात में हमने क्या किया, हैज़ के साथ टू लगा दिया, और हर जगह आप देखिएगा तो V1 ही रहेगा आपको, ठीक है। ही इज़ टू ज्वाइन द एयरफोर्स, वह एयरफोर्स ज्वाइन करने वाला है, मतलब उसने किया नहीं है अभी, ये काम होने वाला है, फ्यूचर की बात है। आई एम टू सी द डॉक्टर टुडे। उसी प्रकार यहाँ अबाउट टू भी हम लगा सकते हैं। द इंटरव्यू इज़ अबाउट टू बिगिन, इंटरव्यू शुरू होने वाला है। उसी तरह गोइंग टू भी लगा सकते हैं। द ओल्ड वॉल इज़ गोइंग टू फॉल सून, पुराना दीवार जो है वो बहुत जल्द गिरने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सारे फ्यूचर के सेंटेंस हैं, लेकिन हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर हमने इन पैटर्न्स को यूज़ किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। तो एंड वर्ड्स को देख लेते हैं, हिंदी के वैसे वाक्य जिससे पढ़ के हम समझ जाएं कि ये किस टेंस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस को देखेंगे, जैसे कि अंत में गा गी गे लगता है, जैसे मोहित पढ़ेगा, रानी खेलेगी, वे लोग जाएंगे। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है इसके अंत में गा गी या गे लगते हैं, वो सिंपल फ्यूचर टेंस के हिंदी के सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है उसे देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले जानिए कि निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक मतलब निगेटिव का मतलब होता है उसमें नॉट लगाया जाता है। तो नॉट को कहाँ लगाएं बस ये अगर हम जान लें तो सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर था हमारा, सब्जेक्ट के बाद शैल विल फिर वर्ब वन फिर अदर वर्ड। तो अब देखना है नॉट कहाँ लगेगा, तो नॉट कहाँ लगेगा, शैल विल और वर्ब के बीच में, ये वाले जगह पे, बस बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास सेंटेंस है इट विल रेन टुडे। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल फ्यूचर टेंस का एक वाक्य है। रेन है, रेन V1 है, विल का यूज किया गया है और थर्ड पर्सन है इट और ये अदर वर्ड। अब इसे हम निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या कहा, नॉट लगाना जरूरी है। और नॉट को कहाँ लगाना है, तो आप देख सकते हैं नॉट को कहाँ लगाना है, तो शैल और विल के बाद और वर्ब के पहले, मतलब इन दोनों के बीच। तो विल के बाद, तो विल के बाद या मतलब यहाँ पे इट विल नॉट रेन टुडे। पहले मैंने कहा इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। अब अर्थ हो गया इसका इट विल नॉट रेन टुडे, आज बारिश नहीं होगी, मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम क्या करते आए हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, जो शैल और विल है, इसे हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाहर पहले ले आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट जो है ये पीछे आ गया और इसके पहले क्या आ गया, शैल या विल। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो विल जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो विल यहाँ आ जाएगा, विल यहाँ आ जाएगा। तो सेंटेंस इस प्रकार बन जाएगा विल इट रेन टुडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क, विल इट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह हम सिर्फ
थोड़े से चीजों को आगे पीछे करके देख सकते हैं। सिर्फ नॉट को यहाँ लगा के तो निगेटिव बन गया, और शैल विल को सब्जेक्ट के पहले ले गए, बाकी सब कुछ सेम था तो इंट्रोगेटिव बन गया। चलिए अब फ्यूचर टेंस के अगले टॉपिक को देखते हैं। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार है, जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में देखा था, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर V1 था, फिर अदर वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ बी लग जाता है, शैल बी विल बी, दोनों में से कोई एक लगेगा। और V1 की जगह यहाँ पे हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि ये वाला, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो यहाँ पर हमें V4 से मतलब है गोइंग, ING वाले सारे वर्ब से, बाकी किसी वर्ब से यहाँ मतलब नहीं रखना है, सिर्फ V4 यूज करना है। और अदर वर्ड्स, अन्य शब्द फिर लग जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मुख्यतः उन बातों को हम कहते हैं जो कि भविष्य में कोई काम अगर हो रहा होगा तो उसे हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि कल इस वक्त मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। जैसे कि ये सेंटेंस है, दिस टाइम टुमारो आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, कल इस वक्त मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। ये एक हो गया। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। तो अभी से बातें हो रही हैं कल के होने वाले काम की, तो जो फ्यूचर में जो काम होगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, वो होता रहेगा। इन टाइप के सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ यूज करते हैं। रही बात शैल बी और विल बी को यूज करने की, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि शैल और विल के बारे में मैंने जो भी कहा वो सारे कंडीशन शैल बी और विल बी में भी अप्लाई होते हैं। तो शैल और विल अगर आप यूज समझ जाएंगे तो शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, सब में बिल्कुल वही कंसेप्ट को यूज करना है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। तो चलिए सेंटेंस बनाना हमने देख लिया, अब देखते हैं इसके यूजेस को। कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को जानने के पहले इसके एंड वर्ड्स को देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर इसे दूसरे ढंग से कहें जाता रहेगा, आती रहेगी, करते रहेंगे, इन सब का होना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बताता है। इनका कहने का बस तरीका अलग हो जाता है, मतलब एक ही रहता है। अगर हम कहें वह वहाँ पढ़ता रहेगा या फिर वह वहाँ पढ़ रहा होगा, तो ये कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, इसलिए मैंने इसे दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। आइए यूजेस को देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारे सामने है, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, तुम कल क्या कर रहे होगे। दिस टाइम टुमारो आई शैल बी लिविंग फॉर गोवा, कल इसी वक्त मैं गोवा के लिए जा रहा हूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसा काम है जो कि चल रहा है, चल रहा होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा। वैसे सेंटेंस को, वैसे टाइप्स के सेंटेंसेस को हम इसमें लिखते हैं। अगला है, आई शैल बी मीटिंग हर टुमारो मॉर्निंग, मैं उससे कल सुबह मिल रहा हूँगा। द ट्रेन विल बी लिविंग सून, ट्रेन कल खुल रही होगी या खुलती रहेगी। इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक एक्सपेक्टेड इवेंट को बता रहे हैं, मतलब वो एक्सपेक्टेड है कि कल ये चीज़ होने वाला है, कि कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं उससे मिलूंगा, कल मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद करना, उम्मीद कर रहा हूँ कि कल ट्रेन वो चला जाएगा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को भी हम इससे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर हम सवाल को दो अलग अलग तरीक़ों से पूछें, पहला है व्हेन विल यू फिनिश दिस वर्क, या फिर इसको इस तरह कहें व्हेन विल यू बी फिनिशिंग दिस वर्क। तो इसमें जो सेकंड वाला है, जिसमें हमने यू बी के साथ ING लगाया है, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो ये ज़्यादा पोलाइट है, मतलब ये ज़्यादा विनम्र तरीका है किसी से बात करने का। तो पोलाइट क्वेश्चंस को पूछने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दोनों वाक्य सही है, लेकिन ये ज़्यादा पोलाइट है, ये ज़्यादा विनम्र तरीका है बात करने का। तो इसे हम कह सकते हैं, इस यूज़ के लिए भी इसका हेल्प लिया जाता है। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बनने वाले निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी, V4 था, तो शैल बी और विल बी के बीच में यहाँ पर नॉट लगाते हैं। हम क्या करते हैं, निगेटिव में नॉट का स्थान को खोजते हैं कि नॉट को किस प्लेस पे पुट करना है। तो नॉट को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, शैल बी और विल बी के बीच में। आप देख सकते हैं बाकी जो भी था बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो एक सेंटेंस को देखते हैं, द बॉयज विल बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, होंगे लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, हो रहा होगा फ्यूचर में,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, तो विल और बी, जो शैल बी, विल बी, जो भी दिख रहा है इसके बीच में यहाँ पर जो प्लेस है यहाँ पर नॉट को लगाते हैं। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बन जाएगा, द बॉयज विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ, लड़के छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा और अंत में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बी। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल। तो विल आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, तो विल हम यहां लिख देंगे, विल द बॉयज बी, देखिए विल सब्जेक्ट बी, विल सब्जेक्ट हमारा है द बॉयज, विल द बॉयज बी फ्लाइंग द काइट ऑन द रूफ। तो एक सवाल बन गया, क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? तो ये एक सवाल बन गया। इस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट के पहले लाकर बनाते हैं। आइए आज के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट इसका अर्थ है एग्जिस्टिंग और ऑकरिंग इन लार्ज अमाउंट। कोई भी चीज़ अगर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो हम कह सकते हैं कि वो अबंडेंट है। जैसे कि उदाहरण, आवर कंट्री इज़ अबंडेंट इन मिनरल्स। हमारे देश में खनिजों की अधिकता है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में उपलब्ध है हम कह सकते हैं। रेनफॉल इज़ अबंडेंट इन दिस रीजन। इस इलाके में रेनफॉल, बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है। और इससे बनने वाला इसका नाउन है अबंडेंस। तो अबंडेंस या अबंडेंट कोई भी आपको दिख जाए तो उसका अर्थ यही होता है, अधिक मात्रा में उपलब्ध होना। अगला शब्द देखते हैं, दैट इज फर्म, FIRM, फर्म। फर्म का मुख्य 3 अलग अलग मतलब होते हैं। पहला हो सकता है हार्ड या सॉलिड, मतलब ठोस, बहुत मजबूत, स्ट्रांग हम कह सकते हैं। दूसरा होता है स्टेडी। स्टेडी मतलब जो इमूवेबल होता है, जो कि अपने जगह से नहीं हिलता है, जो कहीं पे फिक्स हो गया तो हो गया, उसे हम कहते हैं स्टेडी। और है एक बिजनेस कंपनी। किसी बिजनेस कंपनी के लिए भी हम फर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आइए अलग अलग एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। मोस्ट एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म आर फ्रॉम गुजरात। इस कंपनी के ज़्यादातर एम्प्लॉय जो है वो गुजरात से आए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक बिजनेस कंपनी के बारे में बता रहा है। अगला है द पुलिस बिलीव दे हैव फर्म एविडेंस। पुलिस का ये मानना है कि उसके पास कुछ ठोस सबूत है। तो यहाँ पर हम ये हार्ड या सॉलिड इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दिस लैडर इज़ फर्मली फिक्स्ड इन प्लेस। ये सीढ़ी है जो अपने जगह पे स्टीडली फिक्स्ड है, मतलब वो हिलेगी नहीं, वो इमूवेबल है, वो स्थिर है। तो इन अलग अलग कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्यूचर टेंस का जो कंसेप्ट मैंने डील किया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो इस वीडियो को आपने पसंद किया तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखने हैं, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।